Hello everyone, welcome to Shiksha Alliance. Today we are going to start the first chapter of class 10th Geography NCERT. The name of this chapter is Resources and Development. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज और उनका डेवलपमेंट. रिसोर्सेज क्या होते हैं? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable can be termed as resource. Everything जो भी अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में जिसको यूज़ किया जा सकता है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए और उसको यूज़ करने के लिए भी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हम हो, ठीक है, और वो इकोनॉमिकली फेजेबल भी हो, उसको हम कहते हैं रिसोर्स. The process of transformation of things available in our environment involves an interdependent relationship between nature, technology and institutions. जो process है ट्रांसफॉर्मेशन करने की थिंग्स को जो अवेलेबल है environment में वो इन्वॉल्व करती है एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस के बीच में. ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ टेक्नोलॉजी से और क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूशंस को एक्सेलरेट करने के लिए उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को. रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. जो रिसोर्सेज है वो फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटीज का ही. ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज. और ह्यूमन बींग्स खुद भी रिसोर्स है. दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज. ह्यूमन बींग ट्रांसफॉर्म करते हैं मटेरियल को जो अवेलेबल होता है इन्वायरमेंट में इनटू रिसोर्सेज, रिसोर्स में, एंड यूज दैम और उनको यूज करते हैं. दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज. ये जो रिसोर्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है फॉलोइंग वेज में. फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. उसके ओरिजिन के बेस पे बायोटिक या फिर एबायोटिक हो सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल हो सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पॉलिटिकल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स. फर्स्ट है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ये बायोटिक हो सकते हैं और एबायोटिक. तो बायोटिक किसको कहते हैं? दे आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फेयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स. ये ऑब्टेन होते हैं बायोस्फेयर से और ये मोस्टली लिविंग थिंग्स होती है जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फोना, फिशरीज, लाइव स्टॉक एटसेट्रा. फिर है एबायोटिक रिसोर्सेज. ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. मतलब जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब एबायोटिक रिसोर्स में आते हैं. उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज. तो रिन्यूएबल रिसोर्स हम उन रिसोर्स को कहते हैं जो रिन्यू हो सकते हैं. फिर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दोज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोग्राफिकल टाइम. ये काफ़ी टाइम ले लेते हैं, लॉन्ग टाइम लेते हैं जोग्राफिकली. और मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेज. मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स इसके कुछ एग्जाम्पल हैं. दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन. ये मिलियन ऑफ ईयर्स ले लेते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए. उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप के बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया है जैसे कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज और कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज. फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्सेज. दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स. इनको ओन किया जाता है प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स. उसके बाद है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज. There are resources which are accessible to all the members of the community. कुछ resources ऐसे होते हैं जो हर किसी के लिए अवेलेबल होते हैं. विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गए, ब्यूरियल ग्राउंड्स हो गए, विलेज पॉन्ड्स एटसेट्रा, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर डी फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर. ये हर किसी के लिए अवेलेबल होते हैं जितने भी लोग कम्युनिटी में रहते हैं. नेशनल रिसोर्सेज. टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन
टेक्निकली क्या होता है, जो रिसोर्सेज बिलोंग करते हैं किसी नेशन को उसको नेशनल रिसोर्स कहते हैं. द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक लैंड. जो कंट्री होती है उसके पास लीगल पावर होती है कि वो एक्वायर कर सकता है इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी पब्लिक गुड्स के लिए. फिर है इंटरनेशनल रिसोर्सेज. देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज. कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो रेगुलेट करते हैं कुछ रिसोर्सेज को. द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions. जो oceanic resources होते हैं जो 200 किलोमीटर exclusive economic zone से दूर होते हैं वो and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions. ये परमिशन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन के बिना कोई भी इंडिविजुअल कंट्री इनको यूज नहीं कर सकती. India has got the right to mine manganese nodules from the bed of Indian Ocean from that area which lies beyond the exclusive economic zone. लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें. इंडिया को राइट मिला है कि वो माइन कर सकता है मैग्नीज नोड्यूल्स को इंडियन ओशियन से फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. उसके डेवलपमेंट के स्टेटस के बेस पे रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है एज पोटेंशियल एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज. तो पोटेंशियल में है रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड. रिसोर्सेज तो है लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया जाता. फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. फिर है developed resources. Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. कुछ resources जिनको survey किया गया है उनकी quality और quantity कितनी है वो हमको पता है. The development of resources depend on technology and level of देयर फेजिबिलिटी. तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि उनका डेवलपमेंट कितना हुआ है. फिर है स्टॉक. मटीरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज. कुछ मटीरियल्स इन्वायरमेंट में होते हैं विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स जो सेटिस्फाई कर सकते हैं ह्यूमन नीड्स को बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है एक्सेस करने के लिए. फिर है रिजर्व्स. रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक. जो रिजर्व्स है वो सबसेट है स्टॉक का विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड. मतलब कि हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन उसको यूज नहीं किया जाता है उन रिसोर्सेज को. दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट. इनको रखा जाता है फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए. उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्स का डेवलपमेंट. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. जो रिसोर्सेज होते हैं वो वाइटल होते हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ और मेंटेन करने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को. इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट है नेचर के. एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली. और इसके बाद ह्यूमन बींग्स इसको यूज करते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स. और इसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं. डिप्लीशन एंड रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स. डिप्लीशन होता है रिसोर्सेज का सेटिस्फाई करने के लिए ग्रीडी पीपल के नीड्स को. Accumulation of resources in few hands which in turn divided the society into two segments, that is haves and have nots or rich and poor. Accumulation जो होता है resources का कुछ few hands में उसकी वजह से भी society divide हो जाती है two segments में have and have nots में. Indiscriminate exploitation of resources has led to global इकोलॉजिकल क्राइसिस. और इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन से रिसोर्सेज के ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी होता है सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन.
An equitable distribution of resources has become essential for a sustainable quality of life and global peace. एक equitable distribution resources का एक become essential for a sustainable quality of life. ये ज़रूरी हो गया है कि एक sustainable quality of life और global peace के लिए एक equitable distribution होना चाहिए resources का. If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. अगर कॉन्टिन्यूस जो प्रेजेंट ट्रेंड है रिसोर्स के डिप्लीशन का अगर वही चलता रहा, वही कंटिन्यू रहा, तो फ्यूचर है जो हमारे प्लानट का वो डेंजर में आ जाएगा. देयर फॉर रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल, और इस वजह से रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है वो कॉम्पोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. उसके बाद जैसे कि रियो डी जनेरियो और समिट हुई 1992 का, वो स्टेप लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा. और फिर एजेंडा 21 है वो भी, ताकि हम ओजोन लेयर के डिप्लीशन को बचा सके और ग्रीन हाउस गैस ना हो. फिर है रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. जो प्लानिंग होता है वो वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी है जुडिशियस यूज का रिसोर्सेज के. Resource planning in India. Resource planning is a complex process which involves identification and inventory of resources across the regions of the country. जो resource है जो resource planning है वो एक complex process है जो involve करती है. First है उसमें identify करना और inventory of resources across the regions of the country. Identify करना और invent करना कि resources कहाँ पे है कंट्री में. दीज इन्वॉल्व सर्वेइंग, ये इन्वॉल्व करता है सर्वे को, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. सेकेंड है इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोव्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए. उसके बाद थर्ड है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट प्लान्स. उसके बाद है कंजर्वेशन रिसोर्सेज का किस तरीके से किया जाना चाहिए. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी. जो रिसोर्सेज है वो वाइटल है किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए. बट इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लेड टू सोशो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम. जो ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है और इरेशनल कंजम्पशन हो रहा है उसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होती है. To overcome these problems, resource conservation at various level is important. और इसी वजह से रिसोर्स का कंजर्वेशन ज़रूरी है. अब है लैंड रिसोर्सेज. लैंड भी एक रिसोर्स है. वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज. जो लैंड है वो एक रिसोर्स है, उसको यूज किया जाता है अलग अलग तरीकों से. दस लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. तो लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है. इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन. ये सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक activities, transport and communication systems को. However, land is an asset of a finite magnitude. जबकि जो land है वो एक asset है finite magnitude का. Therefore, it is important to use the available land for various purposes for careful planning. India has land under a variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains and islands. जो इंडिया है उसमें रिलीफ फीचर है, कई टाइप की लैंड है जिसके रिलीफ फीचर जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड सब है. अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन. इंडिया का लैंड एरिया का 43% प्लेन एरिया है विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर. जो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है
और इंडस्ट्रीज के लिए. माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड एंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स. माउंटेन्स अकाउंट करता है 30% टोटल सरफेस एरिया का, जो इंश्योर करता है पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज टूरिज्म के लिए एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए. अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेट्यू रीजन, और 27% एरिया कंट्री का वो प्लेट्यू रीजन है. इट पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल. यहाँ पे रिच रिजर्व होते हैं मिनरल्स के, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट के. लैंड यूटिलाइजेशन, किस तरीके से लैंड का यूटिलाइजेशन होता है. लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. फर्स्ट है फॉरेस्ट, सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो लैंड अवेलेबल नहीं होती कल्टीवेशन के लिए, वो बैरन एंड वेस्ट लैंड होती है. लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड, फैक्ट्रीज, इन सब के लिए यूज किया जा सकता है. थर्ड है अदर कल्टीवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, land under miscellaneous tree crops, groves not included in net sown area. Culturable wasteland, उसके बाद है fallow lands, उसमें आता है current fallow left without cultivation for one or less than one agricultural year, जो एक साल से agricultural year से ज़्यादा उसको fallow रखा जाता है. Other than current fallow left अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, जिसको 1 से 5 सालों के लिए अनकल्टिवेटेड रखा जाता है. उसके बाद है नेट सोन एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. तो नेट सोन एरिया किसे कहा जाता है. एरिया सोन मोर देन वंस, वो एरिया जिसको सोन किया जाता है मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर में, प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. उसके बाद है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया में. द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस एटसेट्रा. जो यूज़ होता है लैंड का उसको डिटरमाइन किया जाता है बहुत फिजिकल फैक्टर से भी और ह्यूमन फैक्टर से भी. फिजिकल फैक्टर्स में आता है जैसे कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एज वेल एज, और उसके बाद ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशंस. उसके बाद है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, उसके मेजर्स. We have shared our land with the past generation and will have to do so with the future generations too. हम शेयर करते आए हैं लैंड को पास्ट जनरेशन से भी और फ्यूचर में भी करेंगे. 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. जो 95% हमारी बेसिक नीड है फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग की, वो ऑब्टेन की जाती है लैंड से. ह्यूमन एक्टिविटीज have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage the land. Human activities की वजह से भी और natural degradation जो natural force की वजह से भी degradation होता है land का. Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying too have contributed significantly in the land degradation. कुछ human activities जैसे कि deforestation हो गया, overgrazing, mining, quarrying, ये सब contribute करते हैं significantly in land degradation. उसके बाद है soil as a resource. Soil is the most important renewable resource. नेचुरल रिसोर्स, जो सॉइल है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये मीडियम है प्लांट ग्रोथ का और सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे. द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, जो सॉइल है वो एक लिविंग सिस्टम है. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर, और ये मिलियंस ऑफ ईयर ले लेता है टू फॉर्म अप टू अ सेंटीमीटर सॉइल. Relief, parent rock or bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. Relief कैसा है, parent rock और bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time
इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए. वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स एटसेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में. केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी इम्पॉर्टेंट होते हैं. सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल. सॉइल कंसिस्ट करती है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल्स को. On the basis of the factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soil of India can be classified in different types. Classification soil का, जिसमें first है alluvial. This is the most widely spread and important soil. ये most widely spread और important soil है इंडिया की. In fact, the entire northern plains are made of alluvial soil. इंडिया का northern plain जो है वो alluvial soil से बना हुआ है. These have been deposited by 3 important Himalayan river systems. ये बना है 3 important Himalayan river system से, जिसमें इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र आती है. उसके बाद द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. एलुवियल सॉइल कंसिस्ट करती है वेरियस प्रोपोर्शन सैंड, सिल्ट और क्ले का. एज वी मूव इनलैंड टूवर्ड्स द रिवर वैलीज, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवॉट बिगर इन साइज. In the upper reaches the river valley that is near the place of the break of slope. The soils are coarse. Such soils are more common in Piedmont plains such as Duars, Chos and Terai region में. Apart from the size of their grains or components, soil are also described on the basis of their age. Soil को डिस्क्राइब किया जाता है उनकी एज के बेस पे भी, अकॉर्डिंग टू देयर एज. एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल, जिसको भांगर कहते हैं, और न्यू एलुवियल, जिसको खादर कहते हैं. द भांगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खादर. भांगर सॉइल में हायर कंसंट्रेशन होता है कंकर नोड्यूल्स का देन खादर. इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द भांगर. ये इसमें मोर फाइन पार्टिकल्स होते हैं और ये मोर फर्टाइल होती है भांगर सॉइल से. एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल. एलुवियल सॉइल जो है वो एज अ होल वेरी फर्टाइल सॉइल होती है. मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश. इसमें पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम पाए जाते हैं, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, wheat and other cereal and pulse crops. उसके बाद है सेकंड ब्लैक सॉइल. दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर. ये सॉइल ब्लैक होती है कलर में एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल्स, और इनको रेगर सॉइल्स भी कहते हैं. ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल. ब्लैक सॉइल आइडियल होती है ग्रो करने के लिए कॉटन को एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, और इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं. इट इज बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशंस along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. ऐसा माना जाता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस along with parent rock material important है इस ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकली ऑफ द डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन, और ये नॉर्थ वेस्ट डेक्कन एरिया में पाया जाता है एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो से बनती है. दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र. ये कवर करते हैं महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के एरिया को, मालवा का रीजन, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली एरिया तक. The black soil are made up of extremely fine, that is clayey materials. They are well known for their capacity to hold moisture. In addition, they are rich in soil nutrients. ये rich रहते हैं soil nutrients में भी, such as calcium हो गया, carbonate, magnesium, potash and lime. These soils are generally poor in phosphoric contents. ये जो सॉइल होती है वो जनरली पुअर होती है फॉस्फोरिक कंटेंट में. दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर. इनमें डीप क्रैक पड़ जाते हैं हॉट वेदर के टाइम पे, विच हेल्प इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल. उसके बाद है रेड एंड येलो सॉइल. रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स. ये डेवलप होती है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे लो रेनफॉल होती है, इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो.
ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट में डेक्कन प्लेटू के। येलो एंड रेड सॉयल आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पेडमोंट zone of the Western Ghat. These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. ये diffusion जो होता है आयरन का, उसके कारण इसका रेडिश कलर होता है. It looks yellow when it occurs in a hydrated form, और hydrated form में ये येलो कलर नजर आता है इसका. फिर है लेटर, इसके बाद है लेटेराइट सॉइल. लेटेराइट हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर. लेटेराइट वर्ड डेराइव किया गया है लैटिन वर्ड लेटर से, जिसका मतलब होता है ब्रिक. द लेटेराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल. लेटेराइट सॉइल डेवलप होती है ऐसे एरियाज में जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है. दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन. ये इंटेंस लीचिंग के कारण होता है. ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लो because most of the microorganisms, particularly the decomposers like bacteria, get destroyed due to high temperature. और इसमें पार्टिकुलरली जैसे कि डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से. लेटेराइट सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोजेज ऑफ मैन्योर्स. लेटेराइट सॉइल सुटेबल होती है कल्टीवेशन के लिए विद एडिक्वेट डोजेज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. These soils are mainly found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and hilly areas of Odisha and Assam. After adopting appropriating soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. ये soil appropriate है conservation के लिए. सॉइल कंजर्वेशन के आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन को अडॉप्ट करते हुए हिली एरियाज में जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सॉइल यूजफुल होती है ग्रो करने के लिए टी और कॉफी को. रेड लेटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैशूनट. और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला वाला एरिया मोर सुटेबल है क्रॉप्स के लिए जैसे कि कैशूनट. उसके बाद है एरिड सॉइल्स. एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर. एरिड सॉइल का कलर रेड से ब्राउन होता है. दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर. ये सैंडी होती है टेक्सचर में और सैलाइन होती है नेचर में. इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग द वाटर. और कुछ एरियाज में सॉल्ट कंटेंट हाई रहता है एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन किया जाता है इवेपोरेट करके वाटर को. ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर. और ड्राई क्लाइमेट की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन फास्टर होता है और सॉइल लैक कर जाती है ह्यूमस और मॉइस्चर से. द लोअर होरिजोन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाई कंकर. और लोअर होरिजोन इस सॉइल का ऑक्यूपाई होता है कंकर से. बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड. क्योंकि इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड, इसके डाउनवर्ड में इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट होता है. द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होरिजोन्स restrict the infiltration of water. After proper irrigation, these soils become cultivable as has been in the case of western Rajasthan. इसके बाद है forest soils. These soils are found in the hilly and mountainous areas. ये soil hilly और mountainous areas में मिलती है. Where sufficient rain forest are available. जहाँ पे sufficient rain forest available होती है. The soil's texture varies according to the mountain environment where they are formed. They are loamy and silty in valley side and coarse grain in the upper slopes. upper slopes में ये coarse grain रहती है और loamy और silty होती है valley sides में. In the snow covered areas of Himalayas, these soils experience denudation. और स्नो कवर्ड एरियाज में हिमालय के ये सॉइल एक्सपीरियंस करती है डेन्यूडेशन को एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट. और ये एसिडिक होती है नेचर में विद लो ह्यूमस कंटेंट. The soils found in the lower parts of the valley, particularly on the river terraces and alluvial fens, are fertile. इसके बाद है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल इरोजन होता है जैसे कि डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग की वजह से सॉइल का इरोजन होता है. तो हम कंजर्व कर सकते हैं सॉइल को प्लगिंग, काउंटर प्लगिंग और टेरेस फार्मिंग करके.
तो ये सब तरीक़ों से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन। If you like our video, you may follow us on these platforms and subscribe us on YouTube.